हेलो बच्चों, हमारे मास्टरमाइंड क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ 11th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 10th स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। तो स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले हमको डिस्टेंस फार्मूला की आवश्यकता होगी, सेक्शन फार्मूला की आवश्यकता होगी और एरिया फार्मूला की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले चलते हैं बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला को ड्राइव करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे दो बिंदुओं ए और बी के बीच। तो दो बिंदु कहाँ होगा? तो हम कहेंगे कि कार्तीय तल में होगा। तो मान लेते हैं कि वह बिंदु ए है आपका यहाँ, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। एक दूसरा बिंदु है B, इसका कोऑर्डिनेट है x2 x2। अब हमको क्या करना है? A और B के बीच की दूरी हमको पता करना है। तो हम क्या काम करेंगे बच्चों कि दोनों बिंदु से x अक्ष पर लंब डाल देंगे, अर्थात परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो हम A से x अक्ष पर हमने डाला AC लंब। अब हम B से x अक्ष पर लंब डाल देंगे D। अब हम क्या काम करेंगे कि A से BD पर लंब डाल देंगे AE। तो ये जो ट्रायंगल बन गया ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में आपको AB निकालना है, अर्थात कर्व की लंबाई निकालना है। वही हमारा A से B की दूरी होगी। तो कर्व AB की लंबाई निकालने के लिए आपको AE की लंबाई और BE की लंबाई पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम AE की लंबाई पता करेंगे, उसके बाद BE की लंबाई पता करेंगे। तो चलते हैं। तो AE की लंबाई पता करने के लिए हमको CD की लंबाई पता करना होगा। तो O से C की लंबाई होगा x1, O से D की लंबाई होगा x2 और AC की लंबाई होगी y1। और जितनी AC की लंबाई होगी उतना ही BD की लंबाई होगी, जितनी CD की लंबाई होगी उतना ही AE की लंबाई होगी, क्योंकि ACDE एक आयत है, अर्थात रेक्टेंगुलर है। तो हम पता करेंगे CD की लंबाई। तो लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे OC की जो लंबाई होगा x1 होगा, OD की लंबाई होगा x2, AC की लंबाई जितनी होगी उतना ही DE की लंबाई होगी, क्योंकि ये आयत है। तो AC की लंबाई है y1, इसलिए DE की लंबाई भी होगा y1। अब हम BD की लंबाई, तो BD की लंबाई क्या होगा? तो y2 होगा। तो BD की लंबाई कितनी होगी? y2 होगी। तो BD की लंबाई होगा हमारा y2। अब हम क्या काम करेंगे? अब हम CD की लंबाई निकालेंगे। तो CD की लंबाई कितनी होगी? तो हम कह सकते हैं कि CD की जितनी लंबाई होगी उतना ही AE की लंबाई होगी। तो CD इक्वल क्या हो जाएगा? AE, और AE का मान क्या होगा? तो हम कहेंगे कि OD घटे OC, OD घटे OC। OD की लंबाई कितनी होगी? x2 होगी। OD की लंबाई कितनी होगी? x2 होगी। और OC की लंबाई कितनी होगी? x1 होगी। उसके बाद हम BE की लंबाई निकालेंगे। तो BE की लंबाई कितनी होगी? तो हम कहेंगे कि BD की लंबाई में से DE की लंबाई को माइनस कर देंगे। तो BE की लंबाई होगी, कहेंगे BD घटे DE। तो BD की लंबाई कितनी होगी? तो BD की लंबाई होगी y2। DE की लंबाई कितनी होगी? तो जितनी DE की लंबाई होगी उतनी AC की लंबाई होगी, अर्थात DE की लंबाई जो होगी वो y1 होगी।
अब हम क्या काम करेंगे, समकोण त्रिभुज AEB में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो अब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज AEB में, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो AB की जो लंबाई होगी, AE की लंबाई का स्क्वायर प्लस B की लंबाई का स्क्वायर का रूट अंडर, अर्थात AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर का रूट अंडर। तो AE की लंबाई कितनी होगी, तो देखते हैं कि AE की लंबाई, ध्यान से देखिएगा, AE की लंबाई जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BE की लंबाई, देखिए BE की लंबाई कितनी है, y2 माइनस y1। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। अब हम पढ़ेंगे, अगर हमको इस पर हम एक प्रॉब्लम कर लेते हैं और देखते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या मिला, AB इज इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मान लीजिए कि आपके पास दो पॉइंट है, मान लीजिए वह एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए 2,3, एक दूसरा पॉइंट है B, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए 5,7 है, और आपसे कह रहा है कि A और B की दूरी निकालिए, अर्थात AB की दूरी बताइए। तो हम क्या काम कर लेंगे, इसको हम मान लेंगे x1, दूसरा कोऑर्डिनेट को मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2 और फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो देखते हैं फॉर्मूला में x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। तो ये आपको हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, रूट अंडर 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और ये यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस है इसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 यूनिट। अब हम एक स्पेशल केस देखेंगे। अब हमारे पास एक प्रश्न कहेगा, एक प्रश्न देखते हैं, स्पेशल केस कहेगा कि मूल बिंदु मतलब ऑरिजिन, मूल बिंदु से बिंदु A की दूरी हमको बताना है। तो हम जानते हैं कि मूल बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 होते हैं। तो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट हो गया 0,0 और पॉइंट A का कोऑर्डिनेट, आपको A का जो कोऑर्डिनेट है x, y, तो इसको हम मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, यानी OA, तो OA की जो लंबाई होगा, यही रख देते हैं, तो AB की जो लंबाई होगा, डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे x2 कितना है x घटे x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y और माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, तो हमको मिलता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
तो अगर आपसे कहे कि मूल बिंदु से किसी भी पॉइंट की दूरी, तो क्या मिलेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का रूट अंडर। जैसे अगर कोई आदमी कह रहा है कि मूल बिंदु से पॉइंट ए की दूरी बताइए, तो हम क्या काम करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट अंडर रखेंगे, 4 प्लस 9 रूट अंडर 13 यूनिट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला को देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। विभाजन सूत्र। अब इसको देखते हैं क्या हमको विभिन्न देगा। तो हमको देगा, देखिए, कहेगा बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी बिंदु ए का कोऑर्डिनेट पता करना है, अर्थात एक्स और वाई पता करना है, के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं बी तथा सी को आंतरिक रूप से M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। यानी हमको ज्ञात करना है बिंदु ए का कोऑर्डिनेट, और जो बिंदुओं बी तथा सी को आंतरिक रूप से M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो देखते हैं अब ये तीनों बिंदु कहाँ होंगे, तो हम कहेंगे कि निर्देशांक तल में होंगे। ये हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष। मान लीजिए एक बिंदु आपका है ए जो है एक्स कॉमा वाई, एक बिंदु आपका बी है और एक बिंदु आपका सी है। अब बिंदु ए जो है BC को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए हम तीनों बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब डाल देंगे। तो लंब डालते हैं, उसके बाद इसका नामकरण कर देते हैं DEF। अब हम B से AE पर लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। इसका नाम रखते हैं G। A से CF पर भी लंब डालेंगे H। अब हम OD की लंबाई पता करेंगे, DE की लंबाई पता करेंगे, EF की लंबाई पता करेंगे, OD की लंबाई पता करेंगे, GE की लंबाई पता करेंगे, AG की लंबाई पता करेंगे, AH की लंबाई पता करेंगे और CH की लंबाई पता करेंगे। तो लिखते हैं ध्यानपूर्वक। तो OD की जो लंबाई होगा x1 होगा, क्योंकि O से D x अक्ष में x1 चले, तो OD की लंबाई होगा x1 OD।
उसके बाद OE की लंबाई होगा x, OE की लंबाई होगा x, OF की लंबाई होगा x2, OF की लंबाई होगा x2। अब हम देखते हैं कि B, D, E, G एक आयत है अर्थात रेक्टेंगुलर है, तो जितनी BD की लंबाई होगी उतना ही EG की लंबाई होगी। तो सबसे पहले हम BD की लंबाई को लिखते हैं BD। तो BD की लंबाई क्या होगा, BD की लंबाई जो होगा y1 होगा। उसी प्रकार AE की लंबाई ज्ञात करेंगे, तो AE की जो लंबाई होगी ये y होगी, तो AE की लंबाई y। इसी प्रकार CF की लंबाई कितनी होगी, तो हम कहेंगे y2, CF की लंबाई होगी y2। अब हम जानते हैं कि BDEG एक रेक्टेंगुलर है अर्थात आयत है, तो जितना BD की लंबाई होगी उतना ही EG की लंबाई होगी। तो अब हम निकालेंगे AG की लंबाई, तो हम लिख सकते हैं हम निकालेंगे BG की लंबाई। तो BG की लंबाई निकालेंगे, तो BG की लंबाई किसके इक्वल होगा, B के इक्वल होगा। और DE किसके इक्वल होगा, DE किसके इक्वल होगा, तो हम कहेंगे कि OE घटे OD, तो OE घटे OD पुट कर देते हैं OE। तो OE की लंबाई है x माइनस OD की लंबाई क्या है x1। तो हमने क्या पता कर लिया, x माइनस x1 अर्थात BG की लंबाई। अब हम पता करेंगे AG की लंबाई। तो AG की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे कि AE की लंबाई में से EG की लंबाई को माइनस कर देंगे। तो AE की लंबाई में से EG की लंबाई को माइनस कर देंगे। तो AE की लंबाई कितनी होगी, तो y होगी। AE की लंबाई कितनी होगी, y होगी। EG की लंबाई कितनी होगी, जितना BD की लंबाई होगा, क्योंकि ये आयत है। तो BD की लंबाई कितनी है, तो हम कहेंगे y1, इसलिए EG की भी लंबाई क्या होगा y1। तो इसकी भी लंबाई हम ज्ञात कर लिया, इसकी लंबाई है y माइनस y1। अब हम H की लंबाई निकालेंगे, तो H की लंबाई कितनी है, तो हम कहेंगे AH की जितनी लंबाई होगी उतना ही EF की लंबाई होगी, क्योंकि AEFG एक आयत है अर्थात रेक्टेंगुलर है। तो हम H की लंबाई निकालेंगे, तो H की लंबाई कितने के इक्वल होगा, तो हम कहेंगे कि EF के इक्वल होगा। और EF कितने के इक्वल होगा, तो हम कहेंगे कि OF घटे OE होगा। OF घटे OE होगा। OF कितना होगा, तो OF कितना होगा x2 होगा। घटे OE कितना होगा, OE देखिए x है, तो इससे हमारा H की लंबाई निकल गया। तो H की लंबाई हो गया x2 माइनस x। अब हम CH की लंबाई निकालेंगे। तो CH की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो CF में से हम FH को घटा लेंगे। तो CF में से हम HF को घटा लेंगे। तो CF की लंबाई कितना होगा, y2 होगा। HF की लंबाई, तो HF की लंबाई जितनी होगी उतना ही AE की लंबाई होगी, क्योंकि ये आयत है।
तो AE की लंबाई y है, इसीलिए HF की लंबाई भी y होगा। तो इसकी भी लंबाई निकाल लेंगे, तो इसकी भी लंबाई होगा, हमने निकाला y2 माइनस y। अब हम क्या काम करेंगे बच्चों, इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप कर देंगे ए से, ये समरूप होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक पैरेलल लाइन है और ये कोण संगत कोण से बराबर होगा। तो हम ये दोनों ट्रायंगल को समरूप करेंगे ए से। तो अब हम लिखते हैं, अब हम दोनों ट्रायंगल को समरूप करते हैं। तो डायरेक्ट लिख देंगे ट्रायंगल BGA समरूप। तो B किस पर जाएगा? तो B जाएगा A पर, G किस पर जाएगा? H पर, A किस पर जाएगा? तो हम कहेंगे C पर। तो ये त्रिभुज क्या हो गया? समरूप। A से एंगल से अर्थात कोण से समरूप हो गया। तो आप जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का जो अनुपात होता है इक्वल होता है। इसलिए हम देयरफॉर कह सकते हैं कि BG यानी पहला दूसरा लेटर, पहला दूसरा AH, उसके बाद दूसरा लेटर GA, दूसरा और तीसरा GA, तो यहां भी लेंगे HC। अब लेंगे BA, किसके बराबर होगा? AC के बराबर होगा। अब हम वैल्यू को पुट कर देंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। BG, ध्यानपूर्वक देखिएगा BG, देखिए BG की लंबाई हम निकाल चुके हैं x माइनस x1, x माइनस x1। AH देखिए ध्यान से बच्चों, H कहां पर है? AH की लंबाई है x2 माइनस x, x2 माइनस x। AG की लंबाई देखिए y माइनस y1 है, y माइनस y1। HC, ध्यान से देखिएगा, HC देखिए ये रहा, HC की लंबाई क्या है? y2 माइनस y है, क्या है? y2 माइनस y1 है। और BA, तो BA और अपॉन AC तो हो जाएगा M1 अपॉन M2। ध्यानपूर्वक देखिए, अब हम ये तीनों इक्वेशंस तीनों क्या है? आपस में बराबर है। तो एक बार हम इसको इसके साथ लेंगे और एक बार हम इसको और इसके साथ लेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब हमारा फिगर का कोई काम नहीं रहा। ध्यानपूर्वक आप हमारे वीडियो को देखें, लास्ट तक अवश्य देखें। अब हम देखते हैं, अब हम लिख सकते हैं। अब हम क्या काम करेंगे बच्चों, इसको इसके साथ इक्वल लेंगे एक बार और एक बार इसको इसके साथ इक्वल लेंगे। तो पहले लेते हैं, तो लिख सकते हैं चूंकि x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल m1 माइनस m2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, करते हैं ध्यानपूर्वक। तो m2 से टोटल गुना होगा, तो m2 से टोटल गुना करते हैं और m1 के साथ x2 माइनस x का मल्टीप्लाई होगा। इसको गुना करते हैं तो हो जाएगा m2x माइनस m2x1। बच्चों यहां पर होगा m1, ध्यान से देखेंगे, m2 यहां होगा और यहां आपका m1 होगा। तो गुना करते हैं m1 x2 माइनस m1x। अब हम क्या काम करेंगे, m1 वाले को x वाले को एक साथ रखेंगे और x1 और x2 वाले को एक तरफ रखेंगे। तो यहां से m2x इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा m1x, ये वैसे ही रहेंगे m1x2,
ये इधर चल जाएंगे तो प्लस हो जाएगा m2 x। यहां से हम x कॉमन लेंगे तो m1 m2 प्लस m1 होगा, m1 पहले लिख देते हैं, तो m1 प्लस m2, ये m1 x2 m2 x1। देयरफॉर इसीलिए हमको x1 x पता करना है, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसी प्रकार सिमिलरली अगर हम यहां से पता करेंगे तो इसी प्रकार हमारा y जो फाइंड होगा, y जो हमारा मिलेगा, y मिलेगा इसी प्रकार इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अगर हम हल करेंगे तो y जो हमारा मिलेगा m1 के साथ y2 आएगा प्लस सॉरी y2 पहले मान ठीक है, m1 के साथ y2 और m2 के साथ y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा होगा। नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला निकलता है, आंतरिक विभाजन निकलता है। अब हम पढ़ेंगे एरिया फॉर्मूला। एरिया फॉर्मूला पढ़ेंगे, देखते हैं इसको। अब अगला हमारा होगा एरिया फॉर्मूला, अर्थात जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष के कोऑर्डिनेट दे रखेंगे तो उनके एरिया अर्थात क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे एरिया फॉर्मूला। तो मान लीजिए एक ट्रायंगल है, मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x1, y1। बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2, y2। सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x3, y3। अब हमको इस ट्रायंगल का हमको एरिया पता करना होगा। तो इस ट्रायंगल का हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो हम क्या काम करेंगे, ये जो तीनों जो बिंदु होंगे कहाँ होंगे, एक्स वाई तल में होंगे। हम इसको फिगर ड्रॉ करते हैं। अब हम क्या काम करेंगे बच्चों कि तीनों बिंदु से हम एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे। ध्यानपूर्वक, तीनों बिंदु से हम एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे। तीनों बिंदु से हम एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे। अब हम नाम दे देते हैं डी ई एफ जी। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम ओडी की लंबाई पता करेंगे। तो ओडी की लंबाई कितनी होगी, तो ओ से डी हमने चला x2। ध्यानपूर्वक देखिएगा, फिगर में ही काम कर रहे हैं। ओ से ई, तो ओ से ई कितना चला x1। ध्यान से देखिएगा, ओ से ई कितना चला x1। ओ से एफ, तो ओ से एफ हमने चला x3। बीडी की लंबाई कितनी होगी, तो हम कहेंगे y2 होगी। AE की लंबाई कितनी होगी, y1 होगी। CF की लंबाई कितनी होगी, y3। अब ध्यानपूर्वक देखिए, अब हमको क्या निकालना है, हमको त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात एरिया निकालना है। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो हम क्या काम करेंगे, पहले तो हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, पहले हम ए ई डी बी के क्षेत्रफल में से बी डी ई जी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी ए बी जी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। उसी प्रकार ए ई एफ सी के क्षेत्रफल में से हम जी ई एफ
सी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो हमारा चतुर्भुज है ये एक समलंब चतुर्भुज है। तो हम क्या काम करेंगे कि इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से, इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से हम क्या काम करेंगे कि इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, पहले इसको और डायग्राम को हम ट्रेस करते हैं। ये देखिए, ये रहा बी डी ई ए के क्षेत्रफल में से, सॉरी हाँ, इसके हम क्या काम करेंगे कि इसके क्षेत्रफल को इसके साथ जोड़ देंगे, इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के साथ जोड़ देंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा डायग्राम से, ए ई एफ सी। अब हम क्या काम करेंगे, इन दोनों समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को जोड़ के इनमें से इस समलंब चतुर्भुज बी डी एफ सी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हमको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता करना हो तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुना शीर्षलंब। तो हम क्या काम करेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, ए ई डी बी समलंब का क्षेत्रफल प्लस समलंब ए ई एफ सी का क्षेत्रफल माइनस समलंब बी डी एफ सी के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमारा ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकल जाएगा। तो अब निकालते हैं और लिखते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, अंत तक जरूर देखें। अब हम देखेंगे कि अब हमको इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हमको डीई की लंबाई पता करना होगा। डीई की लंबाई पता करना होगा तो ध्यान से देखिएगा। अब हम लिखते हैं डीई लिखते हैं डीई। ध्यानपूर्वक देखिएगा, डीई की जो लंबाई होगी, शॉर्ट कर रहे हैं, डीई की जो लंबाई होगी x1 में से x2 घटेंगे, x1 में से x2 घटेंगे। ध्यान से फिर एक बार देख लीजिए, डीई की जो लंबाई होगी x1 में से x2 घटेंगे। उसके बाद बीडी की लंबाई, बीडी तो लिखेंगे बीडी की लंबाई, तो बीडी की लंबाई क्या होगा, बीडी की लंबाई क्या होगा, y2 होगा। बीडी की लंबाई क्या होगा, बीडी की लंबाई क्या होगा, y2 होगा। एई की लंबाई क्या होगा, एई की लंबाई, तो एई की लंबाई होगा y1 होगा। उसके बाद ईएफ की लंबाई क्या होगा, ईएफ। ध्यान से देखिएगा, ईएफ की जो लंबाई होगी x3 में से x1 घटा देंगे, x3 में से x1 घटा देंगे, x3 में से x1 घटा देंगे तो हमारा ईएफ की लंबाई निकल जाएगा। सीएफ की लंबाई क्या होगा, तो सीएफ की जो लंबाई होगा y3 होगा। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम करेंगे कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे, यानी एरिया ऑफ एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा समलंब ए ई डी बी, समलंब चतुर्भुज ए ई डी बी का क्षेत्रफल प्लस समलंब ए ई एफ सी प्लस चतुर्भुज समलंब है ए ई एफ सी घटे समलंब बी डी एफ सी, चतुर्भुज मतलब समलंब
बी डी एफ सी, बी डी एफ सी। अब हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग गुना शीर्षलंब। तो समानांतर भुजा क्या है, ये है, तो इसकी लंबाई होगा y2 प्लस y1। तो समानांतर भुजाओं का योग तो कहेंगे BD प्लस AE अर्थात y2 प्लस y1, y2 प्लस y1 समानांतर भुजाओं का योग गुना शीर्षलंब। तो शीर्षलंब क्या होगा, DE। तो DE की लंबाई जो होगा x1 घटे x2 होगा, जो ऊपर लिखा होगा। तो यहां से DE की जो लंबाई होगा, देखिए DE की जो लंबाई होगा x1 माइनस x2 होगा, प्लस समलंब इसका क्षेत्रफल। तो फिर क्या होगा 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। तो y1 ये समानांतर भुजा है, AE और CF समानांतर भुजा है, तो y1 प्लस y3 गुना शीर्षलंब क्या होगा EF। तो EF कितना होगा, देखिए EF जो है आपका x3 माइनस x1 घटे समलंब BDFC का क्षेत्रफल तो होगा 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, यानी BD प्लस CF। तो BD की लंबाई क्या होगा, तो BD की लंबाई होगा y2 प्लस CF की लंबाई होगा y3 इंटू समानांतर भुजाओं का योग गुना शीर्षलंब। तो शीर्षलंब होगा DF। तो DF की लंबाई जो होगा x3 में से x2 घटा देंगे, x3 में से x2 को घटा देंगे, तो ये हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकलेगा। ध्यानपूर्वक से देखिए, हमने पहले क्या काम किया, पहले हम इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला, उसके बाद इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के साथ जोड़ दिया, उसके बाद दोनों समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को जोड़ने के बाद उसके बाद हम इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को हम माइनस कर दिया, यानी इसका क्षेत्रफल हम माइनस कर दिए, तो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल निकलता है। अब हम इसको सोल्व करेंगे बारीकी से। अब फिगर को हम मिटा देते हैं, फिगर को मिटा देते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक से। और ये आप 10th में पढ़ चुके हैं, तो 10th वाले बच्चों के लिए फायदा होगा। अब हम क्या काम करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अब हम क्या काम करेंगे कि तीनों में से 1/2 कॉमन ले लेंगे। तो तीनों में से हम 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा y2 प्लस y1 इंटू x1 माइनस x2 प्लस बचेंगे y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1 माइनस y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2। अब हम इसको गुना करेंगे, तो 1/2, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो y2 से टोटल को गुना करेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा कि y2 के साथ x1 होगा, अर्थात x1 इंटू y2, तो लिखेंगे x1 y2। उसके बाद y2 के साथ ये गुना होगा, तो x2
इंटू y2। अब इसके साथ हम गुना करेंगे तो प्लस y1 x1 माइनस y1 x2। इसके साथ गुना करेंगे तो होगा y1 x3 माइनस y1 x1। अब इसको गुना करेंगे प्लस y3 x3 माइनस x1 y3। इसको गुना करेंगे तो होगा x3 y2 x2 उसके बाद होगा y3 x3 माइनस x2 y3। अब हम देखेंगे तो ये हमारा 1/2 सभी को उतारते हैं x1 y2 x2 y2 प्लस y1 x1 माइनस y1 x2 प्लस y1 x3 माइनस y1 x1 प्लस y3 x3 माइनस x1 y3। अब माइनस से प्रोडक्ट होगा तो माइनस x3 y2 प्लस y2 x2 माइनस y3 x3 प्लस x2 y3। अब देखेंगे कुछ कटेंगे। देखिए x1 नहीं कटेंगे। x2 y2 ये कट गया। x2 y2 से ये कैंसिल आउट। अब देखेंगे x1 y1 और y1 ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखेंगे x3 y3 से कट गए। अब नहीं कटेंगे 1/2। अब हम क्या काम करेंगे, x1 वाले y1 के x1 वाले को एक साथ रखेंगे। x1 खोजेंगे, x1 ये रहा, इसको एक साथ लिख लेते हैं x1 y2 माइनस x1 y3। अब हम x2 वाले को लिखेंगे तो लिखते हैं प्लस x2 y3। देखिए x2 वाले को देखते हैं कि ये है, इसको लिखते हैं माइनस, पहले x2 लिखा जाए, x2 y1। अब लिखेंगे x3 वाले को लिखेंगे तो देखेंगे कि x3 कहाँ है, x3 ये है और एक हमारा x2 और y3 है। कहीं मिस हो रहा है, देखते हैं y2 यानी लास्ट में, तो ये हमारा मिलेगा देखेंगे। फिर से करते हैं माइनस x2 वाले को x2 y2 कट गया और x2 ये रहा, x2 ये रहा, इसको उतार लिया और ये रहा, ये आपका रहा x3 y2 ये आपका रहा। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, सभी में से हम x1 कॉमन ले लेंगे तो y2 माइनस y3, यहाँ से हम x2 कॉमन ले लेंगे तो y3 माइनस y1 और एक चीज छूट गया, ध्यान से यहाँ बचे, यहाँ होगा x3 y1। तो यहाँ से हम x3 कॉमन लेंगे तो y1 माइनस y2 यानी
ये हमारा एरिया फॉर्मूला निकलता है। और एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम इसको मोड में डाल देते हैं। तो इस फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे, ध्यान से इसको पढ़ेंगे। 23, 31, 12। 23, 31, 12। 23 का मतलब होगा y2 माइनस y3। 31 y3 माइनस y1, 12 y1 माइनस y2। और इसके साथ x1 प्लस x2 से गुना करेंगे, x3 से गुना कर देंगे। तो ये जो हमारा निकलता है एरिया फॉर्मूला, यानी ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको आप गंभीरता से देखिएगा और किताब निश्चित रूप से रखिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।